अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो इस्लामाबाद हाई के इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ है वो बहुत अफसोसनाक है। जिस अंदाज़ में सहाफ़ी वहीद मुराद को प्रोड्यूस किया गया वो तमाम तफसीलात, और कल रात को ये वो सहाफ़ी हैं सुबहान जो दिलेरी से पहुँचे जिन्होंने वहीद मुराद के इस अगवा को, इस जबरी गुमशुदगी को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की। और फिर जो इनका साथ FIA वाला, जो FIA नहीं थी, बाय द वे वो FIA नहीं थी, वो कोई और थे, वो भी आपको बताते हैं जो उन्होंने किया एजेंसी वालों ने सुबहान के साथ, वो भी सारी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन आज आपको पहले आज की समात के दौरान हुआ क्या, ज़रा उसका अहवाल बताते हैं। सबसे पहले आप ज़रा वहीद मुराद की एंट्री देखिए कि उनको किस अंदाज में वीगो डाले में लाया गया, ज़रा ये एंट्री देखिए। आप देख सकते हैं वहीद मुराद जर्नलिस्ट को अभी लेके आ रहे हैं, ये ऑफिशियल FIA के। और ये देखें जर्नलिस्ट को हथकड़ी लगी हुई है वहीद मुराद को। वहीद कैसे आपको रात को उठा लिया गया? वहीद को शुरू हुआ, आप देख सकते हैं वहीद को किस तरह से घसीट के लेके जा रहे हैं अदालत में। अच्छा, फिर आपने सुनी अभी बात, हमारे साथ जो हादी अली चट्टा और ईमान मज़ारी भी हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहीद मुराद को। वहीद मुराद ने कुछ अहम बातें की, हम वो भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले हम ईमान और हादी से पूछते हैं कि आज कमरा अदालत में क्या FIR में ऐसी उन्होंने खौफनाक चीज़ें डाली हैं। ईमान ज़रा बताएंगे। असद, हमने FIR शायद 2 मिनट के लिए शायद पढ़ा है, उसमें सेक्शन 9, 10, आई थिंक 26A और 20 डाले हैं सेक्शंस। बट अगेन हमें कंफर्म करना होगा। जो उन्होंने कहानी बनाई है कि जी, और ये वो नई पीका तरमीम है। जी बिल्कुल, 26A नई पीका तरमीम है। और इसमें ये कहानी ये डाल रहे हैं कि जी अहमद नूरानी की स्टोरी इन्होंने शेयर की और BLA की हमायत कर दी और दहशत गर्दों की ग्लोरिफिकेशन कर दी। लेकिन FIR में एक ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ द ऑफेंस जिससे मेकआउट होती हैं। लेकिन फिर यानी कि जुबानी कहानी और बता रहे हैं जज को और तहरीरी FIR में और कहानी। जी, और जो सेक्शंस FIR में हैं वो मैच नहीं कर रहे उसके कंटेंट से, जो कि हर पीका के केस में होता है। ये पहला केस नहीं है। लेकिन एक बात जिस पे मैं एम्फेसाइज करूंगी कि ये आज जो 2 दिन का रिमांड दिया है ये एक ज़्यादती है, ये एक नाइंसाफ़ी है। और जब अदालत में एक गवाह, चश्मदीद गवाह खड़े होकर कहता है कि मेरे सामने ये हुआ, मुझे भी मार पड़ी है इस बात की, अगवाकार कौन थे, तो फिर अदालत को सीधा डिस्चार्ज करना चाहिए। ये कौन सा कानून है और ये कौन सी अदालतें हैं, ये किसके कहने पर चल रही हैं? और आखिरी बात असद मैं ये करूँगी कि जिस तरीके से वहीद मुराद साहब जो कि एक सहाफ़ी हैं उन्हें घसीट के बाहर लेकर गए, हम वकालतनामा एक साइन करवाने की कोशिश करे थे, उनका राइट है कि वो इस ऑर्डर को चैलेंज करें। अब जज साहब भी भाग गए ऑर्डर करके, उन्होंने टेस्ट नहीं किया वकालतनामा, मुश्किलों से हमने वकालतनामा साइन किया, हादी को मार पड़ी है, मुझे मार पड़ी है। और सबसे ज़्यादा खौफनाक बात कि वहीद मुराद साहब जो कस्टडी में हैं उन्हें मार पड़ी है क्योंकि ये गुंडों की तरह बिहेव कर रहे हैं। मैं आपको ज़रा मनाजिर देखिए वहीद को जब जिस तरह घसीट के लेके जा रहे थे और हादी और ईमान जद्दोजहद कर रहे थे कि आप वहीद को एटलीस्ट वकालतनामा तो दस्तखत करने दें। ज़रा वो विजुअल्स देखिए। जख्मी नहीं करना, उनके बाजू जख्मी हैं, फिर भी उनको घसीट के लेके जा रहे हैं और उनको वकालतनामा नहीं साइन करवाने दे रहे हैं। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूँ नहीं जाएगा। जख्मी होगा,
ये अब वही मुराद से खींचातानी के बाद हमने कभी आपके जर्नलिस्ट है आप सच ये हालत जिंदा है कोड़े भी खा के जिंदा है कोड़े भी खा के जिंदा है सहाफी जिंदा है सहाफी जिंदा है सुभान को भी का निशाना बनाया गया घसीट कर ले गए हैं। जी आपने देखा, अब मैं ज़रा हादी से भी पूछता हूँ, हादी ये कितना गैर मामूली था कि इस अंदाज में लाना और फिर ले जाना, वकालतनामा ना साइन करने देना, कहानी कुछ और बताना, और वहीद ने कमरा अदालत में बताया कि मुझे जो उठा के लेके गए हैं उन्होंने 20 मिनट पहले FIA वालों के हवाले किया। जी बिल्कुल ऐसे है, और आपने देखा होगा कि FIA के जुल्कार पेश हुए, उन्होंने जो वर्जन वहाँ पे दी और जो FIA वर्जन थी उसमें तजाद था। ये तब होता है जब ये बाय द वे हादी के हाथ हैं जो जख्मी हुए, FIA वालों को रोकते हुए कि आप बराए मेहरबानी दस्तखत करने दें वहीद मुराद को अपनी वकालतनामे पर। एक लाफुल चीज़ ये बतौर वकील मांग रहे थे। ये ऐसा तब होता है जब आप लोगों को इन्फोर्सली डिसअपेयर करें उनके घर से खुफिया एजेंसी के एहलकार, और सुबह आधे घंटे पहले हवाले कर दें, एक लॉफुल एजेंसी के हवाले कर दें और कहें कि अब अदालत में पेश कर दो और कवर दो हमारी इसकी जबरी गुमशुदगी को, इसकी अगवा को, टॉर्चर को अब कवर दो, और उस वक्त पर्चा बनाया जाता है। उस वक्त सोचा जाता है कि इसके खिलाफ हम करें क्या। तो उसके अंदर वो ट्वीट्स का जिक्र कर रहे थे, मगर प्रोसिक्यूटर साहब कुछ और बोल रहे थे। हमने उन्हें बताया कि गुलाम हुसैन जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है जो कहती है कि पर्पज़ होना चाहिए एक रिमांड का, वो पर्पज़ अगर पूरा हो सकता तो करें। अगर आपने ट्वीट्स को लगा के FIR कर दी है तो आपको फिजिकल रिमांड की जरूरत है नहीं, कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो हसूल की जा सके उनके कॉर्पस को कस्टडी में। कितना खौफनाक है कि जज को FIA वाले बता रहे हैं कि हमें इस सहाफ़ी के मोबाइल के और इसकी सोशल मीडिया ऐप्स के पासवर्ड चाहिए, और जज उस पर भी एग्री कर रहा है। जी बिल्कुल, देखें सहाफ़ी की सोर्सेज जो होती हैं वो पूरी दुनिया में वो रखता है कंसील्ड, क्योंकि वो उसके काम और पेशा वराना जो फ़राइज़ होते हैं उनके लिए वो अंजाम देता है। और ये पाकिस्तान में ये रिवाज है कि जो सहाफ़ी बोलते हैं, जो सहाफ़ी सच बोलते हैं, जिस तरह पिछले दिनों ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा, उनकी पाबंदियाँ भी लगती हैं, उन्हें जबरी तौर पर गुमशुदा भी किया जाता है, और फिर उनके फ़ोन्स और डिवाइसेस लेके उनका डाटा लिया जाता है, उनके पासवर्ड जाते हैं, उनको रोका जाता है कि वो ज़िंदगी भर कभी दोबारा आज़ाद सहाफ़त ना कर सकें और वही बात करें जो सबको पसंद रखती है और आंखें बंद कर लें जुल्म और जुबर के खिलाफ। उसके बाद जब हमने उन्हें कहा कि मैं वकालतनामा साइन करने दें, क्योंकि जज साहब बाहर नहीं आए, उन्होंने अपने चेंबर से ही ऑर्डर सुनवा दिया, एक एहलकार ने बाहर आके बता दिया 2 दिन का रिमांड, वो एक लॉफुल ऑर्डर है, हम पाबंदी करेंगे उसकी, 2 दिन बाद पेश होंगे, दोबारा बहस करेंगे। लेकिन ये बदमाशी, खुली बदमाशी नहीं हो सकती कि आप एक एक्यूज को आर्टिकल 10A के तहत उसका राइट है कि उसे फेयर ट्रायल का राइट है, उसे रिप्रेजेंटेशन का राइट है, उसे डिफेंस पुटअप करने का राइट है, और आप 5 मिनट वहाँ खड़े नहीं हो सके, 3 मिनट नहीं खड़े सके वकालतनामा साइन करने दें। उस जोर जबर के अंदर उन्होंने धक्के दिए, खींचा, मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मुझे भी जख्मी किया, वहीद मुराद साहब को जख्मी किया जो कस्टडी में है। उनके और वो पहले से जख्मी थे, उनकी बाजू भी मैं देख रहा था उस पर ब्रूजेस थे, छिली हुई थी, उनके इधर भी नाखूनों के निशान थे, उनके जब अगवा करते हुए और अगवा करने के बाद जो कुछ उनके साथ किया गया वो नजर आ रहा था। वो स्ट्रगल के निशान थे, वो एक शलवार और टी-शर्ट में थे, उससे भी नजर आता है कि उन्हें रात को उनके घर का दरवाजा तोड़ के जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया था। और उन्होंने सब कुछ जज को बताया, जज साहब ने अच्छा ये किया, अच्छा बूढ़ी माँ को भी मारा, ये भी किया, और फिर बाद में चुप करके 2 मिनट का रिमांड दे दिया। ये तो रूटीन हो गई है इस मुल्क में असद। लेकिन देखें जुल्म जब बढ़ता है तो ख़त्म हो जाता है। अब इसकी एक हद होगी, इसकी एक लाइन ड्रॉ होगी, और आप आवाम को और लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं। आप जब अदालतों के रस्ते बंद कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेबियस नहीं लगने देते, चाहे वो नूरानी साहब के भाइयों की हो, चाहे वहीद मुराद की हो, चाहे वो किसी और की हो। जब आप यहाँ पे फिजिकल रिमांड की कोर्ट्स में मैजिस्ट्रेट सामने ये करेंगे तो फिर आप लोगों को और रास्ता दिखाएंगे। मेरी गुजारिश है कि खुदारा ऐसे मत करें। जो वहीद की जो पिटीशन हेबियस की दायर की थी, उसका क्या बना, समात के लिए मुकर्रर की है कि नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट? अभी तक वो मुकर्रर नहीं हुई जी, और वो हम लेके फिर रहे हैं, दर बदर फिर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों से वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ब्रांच रजिस्ट्री हर जगह जाके मिन्नत कर रहे हैं कि हेबियस की पिटिशन इतनी डिले नहीं हो सकती। हेबियस की पिटिशन जो सन 1215 मैग्ना कार्टा के दौर से शुरू हुई, वो तो एक सिगरेट की डब्बी के ऊपर कागज़ से लिख के दी जाए तो सुनी जाती है, और पहली डायरेक्शन ये होती है कि इस शख्स को मेरी अदालत में पेश कर दें। पेश करेंगे तो दरख्त के पत्ते पर भी अगर कोई साइल लिखकर कोर्ट रूम के अंदर आ जाए कि मेरा बंदा इन्होंने अगवा कर लिया, तो जज पाबंद है उसको सुनने का। बिल्कुल ऐसे है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हम मकबूजा कश्मीर में रह रहे हैं, हम किसी मकबूजा मुल्क में रहते हैं जहाँ पे कोई काबिज ताकत है, कि जहाँ पे अदालती निज़ाम मफलूज हो चुका है, जहाँ पे आइन मअतल हो चुका है, कोई कानून नहीं है इस वक्त इस मुल्क में। एक अच्छी बात है चीफ जस्टिस जाइए अफरीदी पोलो तो खेल रहे हैं। सुभान आप आएंगे ज़रा, हम आपको आई विटनेस का अकाउंट ज़रा बताते हैं कि कल रात हुआ क्या उस वक्त जब ये सब कुछ चल रहा था। सुभान वो दिलेर नौजवान सहाफ़ी हैं, कोलीग भी हैं वहीद मुराद के, जो मौके पर पहुँचे जब ये इनको इत्तला मिली, वो भी सब कुछ सुभान आपको बताएंगे। और फिर जिस अंदाज में उन अगवाकारों ने, उन एजेंसी के लोगों ने टॉर्चर किया बेईमाना तरीके से, आप सुभान की ये आँख देखें, यहाँ पे निशान है, इन जगहों पे निशान है,
सुभान के पूरे जिस्म पर निशानात हैं, बहुत बुरी तरह उन्होंने मारा है। लेकिन सुभान बताइए, आपको सबसे पहले कैसे पता चला कि वहीद के साथ कुछ हो रहा है? एक्चुअली गुज़िश्ता रात कोई 12-1 बजे के करीब जो है, मैं 12-1 बजे के दरमियान में G8 में पहुंचा। तो वही सबसे मेरा खैर कल रब्ता तो नहीं हुआ, लेकिन इत्तफाकन ये पहले से, और मेरे एक और कोलीग हैं फरहान अहमद खान साहब, वो पहले से G8 शाह जी, बड़ा मशहूर यहाँ इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट चेन है, तो उस पर बैठे हुए थे। तो मैंने दूर से मैंने देखा, मैंने जाके सलाम किया और फिर मैं अपने दोस्तों के पास आके बैठ गया। ये वहाँ से खैर आधे घंटे बाद रवाना हो गए, और उसके बाद मैंने ज़ाहिर अपनी हम गपशप में मशगूल हो गए। कोई आधे घंटे बाद गालिबन 2 बजे के करीब मुझे फरहान अहमद साहब की कॉल आई, यार सुभान कहाँ हो? मैंने कहा सर यहीं हूँ जहाँ पे आप छोड़ गए थे, उसी पड़ोस वाले टेबल पे। मजाक किया मैंने उन्हें कहा। तो उन्होंने कहा यार वहीद के घर कोई डाले वाले आए हैं, तो तुम पहुँचो, मैं भी पहुँच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा था कि उन्हें कोई फ़ोन शोन उनका शायद रह गया है, कोई कीज़ रह गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ रह गई है जिसके लिए उन्होंने मुझे कॉल की है। मतलब हम सबर भी नहीं कर सकते थे भाई साहब जैसे बंदे को साथ भी हो सकता। पुरअमन जो कभी भी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हाई पुरअमन, कभी किसी कंट्रोवर्सी में उनकी आप पूरी वो प्रोफाइल उठा के देख लें, मतलब किस तरह से साफ़ और शफाफ है वो। ज़ाहिर है तमाम चीज़ें अदालत में भी अब डिस्कस होंगी। लेकिन खैर मैं बाइक मैंने निकाली और वहाँ से मैं फ़ौरन जो है भाई साहब के घर, इस G8 वाला शाह जी जो है, वहाँ से बामुश्किल 2 मिनट लगते हैं, बाइक पे तो मेरे ख्याल से 1 मिनट भी नहीं लगता। खैर मैं बिल, चूँकि हम चाय पराठे खा रहे थे, तो वहीं पे बिल दिया, वो याद है, वहीं छोड़ा और हम खैर निकल आए। और मैं पहुंचा भाई साहब के घर के सामने, और जब मैं पहुंचा तो ये वहाँ से रवाना हो रहे थे। क्या आपने देखा घर के बाहर, क्या मंजर था? घर के बाहर जो वो 3 गाड़ियाँ जो बज़ाहिर उस वक्त मौजूद थी मैंने देखी, लेकिन बाद में वहाँ पे जेम्बर वाली गाड़ियाँ भी जब मैं तशद्दुद करके फेंका गया, उसके बाद वहाँ पे वो उनमें लोकेटर होते हैं, वो वहीद के मोबाइल लोकेट करते होंगे कि वहीद इस टाइम घर में मौजूद है। वो जेम्बर वाली गाड़ियाँ, चूँकि उसके बाद वहाँ पे जो दोस्त पहुँचे थे उनके इंटरनेट वगैरह बंद हो गए, कॉल नहीं लग रही, हम 15 को कॉल कर रहे थे, तो ये वाला मामला भी हुआ। तो उनके साथ काफ़ी गाड़ी थी, लेकिन जो वहाँ वहीद साहब के घर के बाहर थी वो 3 गाड़ियाँ थी, और उनमें एक बज़ाहिर, मैं फिर कहूँगा बज़ाहिर मुझे लगा कि पुलिस की गाड़ी है, क्योंकि उस पर पीछे तड़पाल लगी हुई थी उस डाले पे, लेकिन मुझे नहीं पता वो किसकी थी, मुझे लगा शायद पुलिस की है। तो बाकी जो 2 गाड़ियाँ थी वो प्रॉपर डाले थे, वीगो डाले 2009 मॉडल का डाला था। और किस कलर के थे? इंडोनेशियन स्टाइल का ये डाला था, मुझे ये भी याद है। एक काला डाला था और एक ये आपने जैसे ये कोट पहन रखा है इस कलर का, इसे ब्राउनिश का, स्लेटी कलर का गालिबन, मैं इसे ब्राउनिश पता नहीं गलत कह रहा हूँ, तो इस कलर का ये डाला था। और ये 2 डाले जो है ये भी थे साथ। मुझे लगा ये अभी ने लेके निकलेंगे, मैंने पीछे से तो कैप्चर कर लिया। मैंने कहा थोड़ा से अगर मैं मूव कर लूँ, थोड़ा मतलब ये फ्रंट से काला डाला आ जाए, तो काले डाले में मैंने देख लिया था कि वहीद साहब इसमें मौजूद है, मुझे पता लग गया था दरमियान में बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा ये चले आगे पिक्चर अगर इसमें वीडियो में आ जाते हैं तो एटलीस्ट जो कोई प्रूफ बन जाएगा कि वीडियो रिकॉर्ड किस तौर पे, क्योंकि इस तरह की जितनी भी वारदातें होती हैं उनमें आपने देखा है वो CCTV की फुटेजेस और ये तमाम चीज़ें या बर्बाद हो जाती हैं या फिर लेके चले जाते हैं, इस तरह की जो वारदातें करते हैं। खैर जब मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया, वहीद साहब वाली डाला रिकॉर्ड कर लिया, वो उसमें कैप्चर हो गया कि अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो लेके जा रहे हैं। तो इतने में जो बैक साइड का डाला था, कहीं उन्हें वो कवर दे रहा था, उसने मुझे नोटिस कर लिया कि ये बंदा रिकॉर्ड कर रहा है, और मैं बाइक एक हाथ से चला रहा हूँ, दूसरे हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, साथ बैग पहना हुआ है। अच्छा मैं खैर वो रिकॉर्ड करके निकल गया, मैंने कहा आगे से मैं यू टर्न ले लूँगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से 50 या 60 फीट बाद मुझे ये फील हुआ कि ये डाला मुझे अब कुचलने वाला है। ठीक है, पीछे चूँकि उसकी सही वो मतलब घन गरज महसूस हो रही थी इंजन की, पूरी उस स्पीड में था। मुझे जब ये मैंने मतलब जज कर लिया कि अब मैं मुश्किल में हूँ, तो फिर मैंने वहाँ से निकलने की कोशिश की। मैंने कहा मैं यू टर्न लूँ, लेकिन बाइक चूँकि स्पीड में था, मैं यू टर्न नहीं ले सका। खैर अलमुख्तसर वहाँ में G8 1 है, वहाँ गलियों में मैं घूमता रहा। ठीक है, बड़ी स्पीड उससे बचने के लिए उन्होंने बार मुझे हिट करने की कोशिश की, बार, और मुझे पक्का श्योर था कि ये मुझे कहीं गाड़ी ऊपर चढ़ाएंगे और फिर आपको कुचल देंगे। फिर ये हुआ कि आखिरकार मैं गलत रोड पे चढ़ गया था। उस वक्त इतना ज़्यादा प्रेशर, मतलब आपकी जान की आई हुई है, आपको नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है, नेक्स्ट लम्हे का आपको नहीं पता क्या हो रहा है। खैर मैं उस वक्त राइट लेने के बजाय गलत लेफ़्ट मैंने ले लिया और मैं नाले की तरफ चला गया। G8 1 में एक नाला है, गंदा नाला, तो वहाँ पे गली जाके ख़त्म हुई, आगे कच्चा रास्ता शुरू हुआ। कच्चे रास्ते से आगे कोई 25-30 स्क्वायर फीट के दरमियान एक खुली जगह थी, वहाँ से आगे रास्ता नहीं था। मैंने बाइक अपना काटने की कोशिश की, मैंने कहा चलें यहाँ से भागते हैं, बट उसी असना में उन्होंने मुझे पीछे से हिट किया, और हिट करने के बाद जैसे ही मैं गिरा तो फिर मुझे उन्हीं में से एक शख्स जो बज़ाहिर उनका लीडर लग रहा था, चूँकि वही उन्हें ऑर्डर पास कर रहा था, इस पर गन रखो या फ़ोन लो या ये करो या वो करो, मुझसे वही डील कर रहा था। उसने मुझे यहाँ से पकड़ा और मेरी फिर अभी भी यानी कि मैं ये हाथ ऊपर कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सख्त दर्द फील हो रहा है, और मेरी अच्छी खासी उन्होंने धुलाई की। मैं उनसे पूछता, भले एक ही दफ़ा मैं पूछ पाया हूँ, चूँकि ज़ाहिर है आप देख लें मैं बड़ा सिंगल बॉडी आदमी हूँ। मैंने पूछा आप कौन है, तो उसने मुझे सही रख के तप्पा मारा और कहा तुम्हें नहीं पता हम कौन है।
अच्छा, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। फिर मुझे उन्होंने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि काले डालो में पता नहीं इस मुल्क में कौन लोगों को अगवा कर रहा है, पाकिस्तानी शहरियों को, किसको तुम बंदूकें लेके देते हो, वो तुम पर बदमाश है। उन्होंने कहा होगा यही समझाने की कोशिश की आपको कि मुझे पता होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। खैर उन्होंने मुझे वहाँ और पीटा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो? मैंने कहा यार मैं जर्नलिस्ट हूँ और कोलीग हूँ वहीद साहब का, और आपसे मैं कोऑर्डिनेट करूँगा, आप जो है वो किसी मतलब मुझे ये टॉर्चर ना करें। लेकिन उन्होंने फिर मारा उन्होंने जैकेट, चूँकि मैंने ब्लेजर पहन रखा था, ऊपर दूसरा कोट था, मैं बाइक पे था, दायरा सर्दी थी, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उन्होंने उतारी, मेरी चेकिंग की, मेरा बैग ले लिया। बैग में मेरे वॉलेट था, वॉलेट में मेरे मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें CNIC था, मेरी बाइक की रजिस्ट्रेशन कॉपी कार्ड था, मेरी ऑफिस के कार्ड्स थे, मुख्तलिफ 1500 या 2000 मेरे ख्याल से कैश भी थी, और ये तमाम तर मतलब इंपॉर्टेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब तमाम के तमाम तर उसमें थे। फिर उसके अलावा वो मेरा बैग उठा लिया, बैग उन्होंने जब्त कर लिया। फिर वो मोबाइल पे आए कि मोबाइल इसके निकालो, मोबाइल उन्होंने पहले ही ले लिए थे। अब उन्होंने कहा कि इसके पासवर्ड खोलो। अच्छा, मुझे लगा कि शायद जो है वो यहीं तक मामला रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, और मोबाइल के पासवर्ड्स वगैरह ये लेंगे मुझसे खुलवा के, तो शायद वीडियो डिलीट करवाएंगे। दायरा मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई, और तो मैंने ऐसा कोई वो भी वायलेशन नहीं है किसी लॉ की, लेकिन अकॉर्डिंग टू देम आप जर्नलिस्ट थे, आपने मेरी वीडियो, तो मैंने खैर उन्हें कहा मैं आपको खोल के देता हूँ। मैं जब जैसे जैसे ये उन्हें मैं एक्चुअली नेगोशिएशंस की तरफ जाना चाह रहा था। मैंने कहा ये चलो मैंने खोल के दे दूँगा, ये वीडियो डिलीट कर लेंगे। उन्होंने ये ऑफर करता हूँ, मुझे ऊपर से और मारते थप्पड़ शप्पड़। यार 10 मिनट का ये पूरा सारा एपिसोड था, और 10 मिनट तक वहाँ पर तशद्दुद करते रहे, मुझ पर तशद्दुद करते रहे, मुझे घसीटते रहे। फिर उन्होंने एक टाइम यहाँ तक बात पहुँची, मैंने पासवर्ड नहीं दे सकता, ज़ाहिर है मेरी पर्सनल पूरा सारा डाटा है, 2 मोबाइल, और एक जर्नलिस्ट है उसके सोर्स होते हैं उसमें, 1000 तरह की चीज़ें हैं। उसके अलावा मेरे सोशल मीडिया के तमाम तरह अकाउंट्स हैं, मेरे बैंक अकाउंट्स हैं, और 50,000 तरह की मेरी फैमिली पिक्स हैं, 50,000 तरह की चीज़ें। आप समझ सकते हैं फ़ोन एक बड़ी पर्सनल लाइबिलिटी होती है। तो खैर जब बात आखिर तक, ज़ाहिर उनके पास टाइम नहीं था, मैं ये नोटिस कर रहा था कि उनके पास टाइम नहीं है। फिर उसने कहा कि इसकी टांग पे गोली मारो। कैसे नहीं देता पासवर्ड? उन्होंने कहा इसकी टांग पे गोली मारो। जी, इसकी टांग पे गोली मारो। यहाँ पे आके मैं बिल्कुल शशतर रह गया। मतलब मेरे पास मैं अब सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था। फिर विद इन नैनो सेकंड्स मुझे फैसला करना था कि मैंने क्या करना है, गोली खानी है या पासवर्ड देना है। और इतने में ही उसने दूसरी दफ़ा मुझे फाइनल कॉल दी कि आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, पासवर्ड देना है या इसे गोली मारो। और उसके बाद जो है वो कॉक, पहली वार्निंग पे कॉक हो गई थी गन, और दूसरी वार्निंग पे गन जो मेरे सर पे थी। और उसके बाद मैंने बिल्कुल आसानी से उन्हें पासवर्ड पहले खोल के दिया। फिर उसने कहा बोलो, फिर मैंने बोले, मेरे दोनों मोबाइल उन्होंने रख लिए, पासवर्ड नोट किए, और उसके बाद में मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर बाहर ले गए मुझे वहाँ से घसीटते हुए। ठीक है, बाहर वो मस्जिद के पीछे एक जगह थी, वहाँ पे मेरी चीखों पुकार सुन के वहाँ कोई मस्जिद का बंदा या फिर इस तरह को वहाँ का जो मकामी था वो बाहर आया। तो मैंने जब उसकी तरफ देखा, मुझे लगा शायद ये इन्हीं का आदमी है, कोई कारिंदा। लेकिन वो बेचारा वहाँ का मकामी था, उसे भी चढ़ गए। तो उससे पूछा, हाँ भाई कौन हो तुम? उसने कहा सर मैं यहीं का हूँ, मकामी हूँ, लोकल हूँ, ये घर है मेरा। तो तुम वीडियो बना रहे हो, तुम्हें पता है हम कौन है? उसने कहा नहीं सर मुझे तो नहीं पता। उसको भी कहा कि ये रौनक का आलम है, उन्हें बता रहे थे कि तुम्हें पता ना कि हम भी इस मुल्क पर काबिज हैं। उससे उन्होंने बताया कि अच्छा तुम्हें पता है हम कौन है? उसने कहा सर नहीं मुझे नहीं पता, हम एजेंसी से हैं। ठीक है, उसको कहा हम एजेंसी से, हम एजेंसी से। उसने कहा कि अब अपना फ़ोन चेक करवाओ। फ़ोन जब चेक करवाया तो उसमें से वो बरामद कि तुमने कोई वीडियो शीडियो नहीं बनाई हुई सारे वाक़े की। तो उसकी गैलरी साफ थी, खैर उसे जाने दे दिया। तब तक जो गाड़ी, और ये 4 लोग थे, इनमें से इनके साथ एक ड्राइवर था, 5वां। 4 लोगों में से 3 वापस बैठ गए, एक मुझे जो, और ये वीगो डाला था, ये वीगो डाला था, और यही इस वाले कलर स्लेटी कलर का वीगो डाला था। वापस जो है वो मुझे वापस उसी जगह पे ले आया झाड़ियों के दरमियान, और वहाँ पर उसने मुझे कहा कि अब तुम नीचे यहाँ से भागो। वो कोई मेरे ख्याल से 90 या 100 फीट गालिबन लंबी एक पूरी वो मतलब एक डहलवान सी है। तो उसने कहा अब यहाँ से भागो। मैंने कहा मैं यहाँ से नहीं भागता, मुझे डर था कि गोली ना मार दें, मैं यहाँ से नहीं भाग सकता, आप कोई रेम करें, मतलब ये वाला मामला न करें। मैंने बाप से इतने अच्छे बच्चे की तरह ट्रीट किया है, सब कोऑर्डिनेट किया है। तो उसने मुझे ऊपर से और तप्पे मारे कि अब तुम बताओगे कि हमने कैसे ट्रीट करना है। तो खैर मैंने बताया वो सारी चीज़ें जो खाई। खैर एट द एंड वो मुझे एक और जगह ले गए, दूसरी, चले उस तरफ चलो। वो मुझे साथ ले गया, कहता यहाँ पे मुर्गा बनो। फिर मैं मुर्गा बना, और मुर्गा बनने के बाद उसने मुझे एक अच्छी सी किक लगाई, मैं जाके नीचे लगा, और इतने में वो डाले में बैठ के वहाँ से रवाना हो गए। ये क्या ये तमाम तर मामला हुआ। और इसके बाद खैर FIR में भी हमें, FIR तो नहीं, खैर जो आप थाने भी गए, आपकी दरखास्त के साथ क्या हुआ? मेरी दरखास्त पहले तो इंटरटेन थाना नहीं कर रहा था, चूँकि वहीद साहब की एक अलग दरखास्त जो बाकी कोलीग्स थे उन्होंने दी कि वहीद साहब इस तरह से जो है वो अगवा कर लिए गए। दूसरी दरखास्त मेरी थी, जो कि मैं विक्टिम था, दायरा मुझ पर तशद्दुद हुआ हुआ है, ये तमाम तर मतलब टांग पे भी लगी हुई है, इस तरह अभी तो पूरा जिस्म मेरा दर्द कर रहा है। तो मैं वहाँ पे दरखास्त देने गया। पहले वो जो उनका मेडिकल होता है, पुलिस पहले हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी, लेकिन उन्हें जैसे जैसे पता
चला अच्छा ये वहीद मुराद वाला मामला है और उसका ये सारा सीन है। तो उसके बाद पुलिस ने भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन छोड़ दी। एक मौका ऐसा आया कि मेडिकल के बाद अब वो फाइनल जो वो नंबर लगाते हैं, क्या कहते हैं उसे, जो उन्होंने दरखास्त के ऊपर लगाते हैं, रिसीविंग नंबर लगाना था। तो हमारे चूँकि G8 में चौकी है और जो थाना है वो G9 में है, ठीक है। तो G8 में जो IO साहब हैं वो G8 में बैठते हैं। तो उन्होंने कहा चलो सब चलते हैं, तो वहाँ पे चल के रजिस्टर चूँकि थाने में पड़े हुए वहाँ पे आपके नंबर लगाएंगे। खैर हम सब लोग, गाड़ियाँ वहाँ पे ज़्यादा हो गई थी चूँकि सुबह के वक्त अब 10-12 जो मुख्तलिफ लोग पहुँच गए, तो हमारे पास 5-6 गाड़ियाँ थी। तो सब एक एक गाड़ी पे बैठना था। तो बल्कि एक दोस्त ने कहा भी कि आप इनकी गाड़ी में बैठ जाएँ तो साथ आ जाए पुलिस वाले के साथ। तो पुलिस वाले खैर अपनी गाड़ी में आए, वो जो IO साहब थे, हम अपनी गाड़ी लेके आए। खैर हमने उन्हें दरमियान में रखा चूँकि हमें थोड़ा बहुत शक था कि कहीं ये गायब ना हो जाए। खैर हम जैसे ही तहजीब की पार्किंग में पहुँचे, उन्हें दरमियान डाल के लाया हमने अपनी 6-7 गाड़ियों के दरमियान में। जैसे ही तहजीब की पार्किंग में पहुँचे, हम अपनी गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं और पीछे से वो पुलिस फरार होगी आपकी दरखास्त लेकर। अगले 2 घंटे तक लगातार वो करते, हम अगले 2 घंटे खत्म कर रहे हैं, नहीं बस खत्म कर रहे हैं, इतनी खत्म कर रहे हैं। अच्छा 2 घंटे तक हमने वहाँ पे दोबारा दरखास्त लिखी। दोबारा दरखास्त लिखने के बाद फिर पुलिस को बाकायदा, चूँकि उन्होंने कुछ ऐसी वैसी बातें की हुई थी जो उन्होंने कह दिया था कि हमें हमारी ये मतलब हमारी इख्तियारात से बाहर का मामला है, आप कैसे हम पे क्या ये हमारे पर जलेंगे, इस तरह की बातें उन्होंने की थी। वो जर्नलिस्ट के सामने थी, तो उन्होंने बता रहे थे कि हमारे पर जलेंगे। तो जब उन्हें कहा गया कि ये वाला मामले भी ऑन रिकॉर्ड लाए जाएंगे, तो फिर उसके बाद उन्हें हमारी दरखास्त रिसीव की। और मेरे अभी भी मोबाइल्स, मेरा तमाम तर सोशल मीडिया, मेरी तमाम तर पासवर्ड्स, मेरे तमाम तर कार्ड, वो सब कुछ सुनी ना मालूम लोगों के पास। नामालूम लोगों की बात है। हम आपको मज़ीद डिटेल्स बताते हैं एक्सक्लूसिवली कि वहीद मुराद ने अंदर क्या इंकशाफात किए हैं हमसे गुफ्तगू करते हुए, वो भी आपको बताते हैं ज़रा बाहर जाकर, क्योंकि यहाँ पर पुलिस एहलकार के भाई हमारे आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इजाज़त नहीं है, तो बाहर से चल के बात करते हैं। क्योंकि नाज़रीन आइंदा तो वो फिर पुलिस एहलकार थोड़ा मसला कर रहे थे, हम बाहर आ गए हैं, ये इस्लामाबाद कचहरी के बाहर का एरिया है। लेकिन अब आपको बताते हैं जो वहीद मुराद ने जो इंकशाफात किए बहुत सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं। वहीद मुराद कहते हैं कि उनको उनके घर से अगवा करके अगवाकार 1 घंटा ड्राइव करते रहे, यानी कि इस्लामाबाद से काफ़ी दूर बाहर लेकर गए। वहाँ पर उनको बांधा हुआ था, उनको बिठा दिया गया, उनके सर पर काला कपड़ा डाल के उनको ब्लाइंडफोल्ड किया हुआ था, यानी कि उनको कुछ नज़र ना आए। और वहाँ पर 15 के करीब लोग बारी बारी आए, जो वहीद मुराद से तहमकाना अंदाज में पूछते थे कि क्या नाम है तुम्हारा, क्या करते हो, फैक्ट फोकस की, अहमद नूरानी की स्टोरी क्यों शेयर की। तो वहीद मुराद ने कहा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं स्टोरीज शेयर करता हूँ। तो उन्हें पूछा गया कि नहीं, ये स्टोरी तुमने किसके कहने पर शेयर की। उन्होंने कहा मैंने कहा किसी के कहने पर शेयर नहीं की, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं स्टोरी शेयर करता हूँ। तो फिर उनसे पूछा गया कि क्या आपका अहमद नूरानी से रब्ता है। उन्होंने कहा कि अहमद नूरानी से मेरा कोई रब्ता नहीं है, मोबाइल आपके पास है, आप देख सकते हैं। इसके बाद कहते हैं इनमें कोई बॉस टाइप का शख्स आया जिसने बड़े तहमकाना अंदाज में बातें पूछी, और उन्होंने वहीद मुराद के अहले खाना का भी, बहनों के नाम, भाइयों के नाम, वालिद का नाम, बीवी का नाम, सास का नाम, ससुर का नाम, बीवी के बहन भाइयों के नाम, सब डिटेल्स वहीद से ली। और उसके बाद एक सादा कागज़ पर वहीद से उसकी 10 उंगलियों के निशानात लिए, यानी कि अंगूठे लगवाए, और अब पता नहीं उसमें वो क्या भरेंगे। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर ही तय किया कि इसको FIA के हवाले करना है। और फिर वहीद कहते हैं कि 1 घंटा ड्राइव करके वो मुझे लेकर आए FIA के दफ्तर के बाहर। उन्होंने कपड़े सर पर डाला हुआ था और मेरा मुंह ज़मीन की तरफ किया हुआ था, और FIA की पार्किंग में लाए, और उसके बाद मुझे लॉक करके चले गए। और इतनी गर्मी थी, धूप में गाड़ी खड़ी हुई थी, 1 घंटे के करीब जब गाड़ी खड़ी रही तो वहीद कहते हैं कि मेरा दम घुटने लग गया, मुझे सांस नहीं आ रही थी। तो मैंने इधर उधर हाथ मारने शुरू कर दिए। तो एक ने आके दरवाज़ा खोला और उसने कहा क्यों शोर कर रहे हो, क्यों मुक्के मार रहे हो इधर उधर। तो वहीद ने कहा कि मेरा सांस रुक रहा है, आप मुझे खड़ा कर गया, इधर गाड़ी में बहुत गर्मी हो गई, हब्स हो गया। तो उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया, और फिर उस तुरंत उनमें से एक की आवाज़ आई कि उसने कहा 20 मिनट बाद वहीद को FIA वालों के हवाले कर दो, और 2 बजे इसको कोर्ट लेके जाना है। यानी कि FIA को वहीद मुराद मिला ही कोर्ट में प्रोड्यूस करने से 20 मिनट पहले। और FIA वाले कमाल ढिठाई से वहीद मुराद के ऊपर एक झूठी FIR की दफात कोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वहीद मुराद ने फैक्ट फोकस की स्टोरीज शेयर की हैं और BLA को ग्लोरीफाई किया है, और कहा है कि ट्विटर पर लिखा है और फेसबुक पर लिखा है कि पाकिस्तानी रियासत का बलूचिस्तान के बाद हिस्सों पर कंट्रोल ख़त्म हो चुका है। तो ये बड़ी एंटी स्टेट एक्टिविटी है, तो इसलिए हमने वहीद मुराद को गिरफ़्तार किया है।
और अब आपको बताएं कि वहीद मुराद के इधर भी निशानात थे, वो ज़ख्मी थे इधर से, ये बाजू है उनकी इधर से ज़ख्मी थी, जिससे ज़ाहिर होता था कि उनको गिरफ़्तारी के दौरान और बाद में तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। लेकिन वहीद मुराद के हौसले बुलंद थे, उन्होंने कहा कि कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं सब फेस कर लूँगा। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो बहुत खौफनाक है और वो बहुत परेशान कुन है कि अब अगर FIA ने वाकई गिरफ़्तार करना था तो हमें भी मालूम है वो गिरफ़्तारी किस तरह होती है। अभी जर्नलिस्ट फरहान मलिक को FIA ने अपने दफ्तर समन किया, उनको कहा कि उनके खिलाफ इंक्वायरी है, वो उस तहरीरी समन पर FIA के दफ्तर गए तो गिरफ़्तार हुए। यहाँ पर भी अगर गिरफ़्तार करना FIA ने था तो कहते आपके खिलाफ इंक्वायरी है, ये समन है, हमारे दफ्तर आए, जाते कहते कि हम इंक्वायरी से मुतमिन नहीं है, गिरफ़्तार कर लेते। लेकिन ये पाकिस्तान की एजेंसियाँ जो अब रोग हो चुकी हैं, ये अब सहाफ़ियों को अगवा कर रहे हैं और ये मुबैना तौर पर FIA, CTD, जो पुलिस है और एंटी नारकोटिक्स फोर्स, इनको एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि तुम हमारी गंदी एक्सरसाइज जो होगी उसको हम तुमसे साफ़ करेंगे, और फिर उनके ज़रिए बाद में सब कुछ करके उनको पकड़ाते हैं कि कोर्ट में तुम ले जाओ को हमने गिरफ़्तार किया है और ये FIR है। इनके इंक्वायरी के बगैर FIR दर्ज कैसे हुई? तो ये सब कुछ पैटर्न क्लियर है, कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।